ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 की कोई इकोनॉमिक्स की बुक ही नहीं है। एक सोशल साइंस की बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, और उसमें 2 चैप्टर है जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और इसका जो 13th और 14th चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स के बेसिक इसमें समझाए गए हैं। पहला है द वैल्यू ऑफ वर्क, जो कि हम पढ़ेंगे, और दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस। हम दोनों चैप्टर आज इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ वर्क बताया गया। द चैप्टर ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है द वैल्यू ऑफ वर्क। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम यहाँ पे एक्टिविटीज समझेंगे। तो और एक्टिविटीज के 2 प्रकार होते हैं। जो हम काम करते हैं ना, जो हम वर्क करते हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व मनी और आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ऐसे काम जिसके जो करने के बदले लोगों को पैसा मिलता है या पैसे के बराबर, पैसे के मूल्य का, पैसे के वैल्यू से के इक्विवेलेंट कोई वस्तु मिलती है। ऐसे काम जो मॉनेटरी वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। मॉनेटरी वैल्यू जिस काम की वैल्यू हम पैसे के टर्म्स में देखें उसे मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन बाजार में जाके अपना सामान बेच रहा है, जैसे कि यहाँ पे स्कूल बैग का एग्जांपल दिया हुआ है। अब अ पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट। एक फार्मर बाजार में जाके जो अपना वो प्रोड्यूस करता है, खेती जो उपज प्रोड्यूस करता है वो मार्केट में जाके बेचता है। एक लॉयर है जो आर्गू करता है अपने केस को, वो एक फी अर्न करता है। एक ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन वन प्लेस टू अनदर, वो भी अपना पैसा प्रोड्यूस करता है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो काम करते हैं वो उनको भी पैसे मिलते हैं। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, मनी इज वर्थ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें से एक भी वर्ड मेरा नहीं है। मैंने कोशिश किया है कि इसमें जो सारे एग्जाम्पल हैं वो सब किताब के हैं, लेकिन कुछ बस 1-2 एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी। जैसे कि यहाँ पे मनी इज वर्थ, जब हम बोलते हैं ना कि पैसा या पैसे के बराबर इक्विवेलेंट कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जब उसको रखते हैं तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इट शुड बी इक्विवेलेंट टू मनी, पैसे के बराबर, पैसे के इक्विवेलेंट होना चाहिए। आप बाजार में अगर बर्तन खरीदने जाते हो, आप अगर बाजार में किसी भी तरह का बर्तन खरीदने जाते हो, आपको उसके बदले पैसे देने पड़ेंगे। बट लेट मी टेल यू, फ्यू डेज बैक आई वेंट टू माई विलेज। कुछ दिन पहले मैं अपने गाँव गई थी और मैंने एक चीज देखा। मैंने नोटिस किया कि एक आदमी अपनी साइकिल पे आता है और बहुत सारा बर्तन वो अपने एक झोले में पैक करके लाता है, और वो आदमी जो बर्तन देता है वो पता है पैसे के बदले नहीं देता, वो मांगता है लोगों से उनके पुराने फोन, वो जो स्मार्टफोन होते हैं ना, वो फोन मांगता है वो, कि आप दो और मैं आपको उसके बदले, वो फोन मांग रहा है। ये फोन है। आपको पता होगा इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। आपको पता होगा कि फोन में ना वैल्यूएबल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, जिसको फोन में डाला जाता है। चिप्स बनते हैं या फिर जो भी जो फोन के नेसेसरी पार्ट्स होते हैं उसमें मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड समटाइम्स इट्स वेरी वैल्यूएबल। तो ये जो आदमी है ना, ये फोन लेके जाएगा और उसमें से वो वैल्यूएबल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा या फिर किसी और को बेच देगा जो ये वैल्यूएबल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो आप देखो, उसमें वो पैसा नहीं लेके जा रहा। ये जो आदमी है वो पैसा लेके नहीं जा रहा, वो पुराने फोन लेके जा रहा है ताकि वो उसके अंदर का सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट कर सके, जो वैल्यूएबल सब्सटेंस, जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट कर सके, और उसके बदले में वो बर्तन दे रहा है। या तो आप उसको पैसा दे सकते हो या फिर आप पुराने फोन दो, और आप जितने फोन उसको दोगे ना, जैसे 1-2 दोगे तो वो उस हिसाब से आपको बर्तन देता है। और इसी को कहते हैं मनी इज वर्थ, जब आप पैसा या पैसे के इक्विवेलेंट कोई वस्तु देते हो एक काम के बदले। तो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये एग्जांपल सबसे बेहतरीन एग्जांपल है अगर आपको समझना है मनी इज वर्थ। और उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, एंड लेट मी टेल यू, आपको आएगा नहीं, मतलब इन डेफिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ऐसा हो सकता है कि कई बार कुछ ऑप्शंस दिए और उस ऑप्शंस में इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया हो गया और आप कंफ्यूज हो जाओ या आप फंस जाओ, या फिर उसके अलावा फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है मार्केट क्या चीज है। मार्केट किस जगह को कहते हैं? मार्केट वो जगह है जहाँ पे पीपल इंगेज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। अरे आप सब्जी खरीदने जाते हो या फिर आप सामान खरीदने जाते हो, हर चीज का मार्केट होता है, हर चीज का। तो आप वहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए जाते हो, आप उसको पैसा देते हो
और पैसे के बदले आपको वो सामान देता है। तो एक प्लेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, सर्विसेज का भी मार्केट होता होगा। पीपल मे एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स, बट इन मोस्ट मार्केट दीज आर एक्सचेंज फॉर मनी। अब यहाँ पे एक फी और सैलरी में भी हम फर्क समझेंगे कि एक फी और सैलरी में क्या फर्क होता है। ए पेमेंट मेड टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एक्सचेंज ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज। जब आप एक लॉयर को या एक डॉक्टर को उनके सर्विस के बदले जब आप उन्हें पैसे देते हो, उसे फी कहते हैं। अच्छा, अब फी और सैलरी में क्या फर्क हो गया? क्या आप हर महीने जाके डॉक्टर को जाके सैलरी दे रहे हो? आप हर महीने डॉक्टर के पास जा रहे हो? आप हर महीने लॉयर के पास जा रहे हो? आप कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए डॉक्टर के पास जाते हो या फिर लॉयर के पास जाते हो जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, उसे फी कहते हैं। और उसके बाद सैलरी एक फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होता है। अगर आपके फादर किसी भी तरीके के गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको पता है कि सैलरी एक फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होता है जो कि हर महीने आता है। या फिर किसी भी जॉब में हर महीने फिक्स सैलरी आती है, फिक्स डेट पे आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो महीने के 5-6 तारीख तक आ जाती है, तो उसे सैलरी कहते हैं। तो फी और सैलरी में ये फर्क होता है। जब आप किसी के प्रोफेशनल एडवाइस या सर्विस के काम, प्रोफेशनल काम या सर्विस के बदले उन्हें पैसे देते हो, उसे फी कहते हैं और वो रेगुलर नेचर में नहीं होता। और सैलरी एक फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होता है। और फी से ही मिलता जुलता वेज होता है, वेज जिसे हम मजदूरी कहते हैं। आप एक एम्प्लॉयर को हायर करते हो उसके काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक गार्डन है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक गार्डन है और उस गार्डन में बहुत घास हो गया और अब आपको उस घास को साफ करवाना है। बारिश का मौसम में बहुत घास हो गया है और वो डेंजरस, उसमें सांप वाप आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, और अब आप उसको साफ करवाना है। कितना दिन लगेगा? आपको मुश्किल से 1 से 2 दिन लगेगा। आप एक आदमी को बुलाओगे और बोलोगे भाई इसको साफ कर दे, और आप उसको एक पेमेंट दोगे और उसे वेज कहते हैं, मजदूरी कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज पेमेंट इन काइंड। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये सब एग्जांपल्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं और इसलिए इसके एग्जांपल्स मैं आपको खुद बना के दे रही हूँ। पेमेंट इन काइंड किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक फील्ड है, ठीक है, ये गार्डन है और अब आपको इसको साफ करवाना है। तो आपने एक आदमी को हायर किया और आपने उसको कहा भाई इसे तुझे साफ करना है, तो वो बोलता है ये आप हो, और वो आपसे बोल रहा है कि सर मैं 5,000 चार्ज करूंगा, 5,000 से 1 रुपया कम मैं काम नहीं करूंगा, मुझे 5,000 रुपये ही चाहिए, मुझे 5,000 रुपये ही चाहिए। तो आप बोलते हो क्या भाई ये गार्डन साफ करने का 5,000 रुपया लेगा तू? तो बोलते सर 5,000 रुपये से के कम में काम नहीं हो पाएगा। एंड देन यू आर लाइक कि अच्छा एक काम कर, मैं तुझे 3,000 रुपये कैश देता हूँ, मैं तुझे 3,000 रुपये, आई एम रेडी टू गिव यू 3,000 रुपीज इन कैश। उसके बदले इस गार्डन में ना पेड़ लगे हुए हैं और उस पेड़ में ना बहुत सारे आम लगे हुए हैं, तो तुम एक काम करो, वो जो 3 पेड़ का आम है ना वो तुम लेके जाओ, और वहां से तुम्हारा 2,000 रुपया निकल गया। तो ये आदमी एग्री कर जाता है। गर्मी का मौसम है, किसे आम नहीं खाना, बरसात गर्मी के मौसम में ही आम आता है ना, किसे आम नहीं खाना, मुझे देख के अच्छा आम लग रहा है, फालतू में बाजार से खरीदने के पैसे बच जाएंगे। ओके, तो ये दोनों डील डन कर देते हैं, नाउ दे आर रेडी टू वर्क। तो इसे कहते हैं पेमेंट इन काइंड। कैश में पेमेंट नहीं किया गया, नॉन कैश पेमेंट हुआ है। आम 2,000 का आम का वैल्यू, आम लेके गया वो, तो इसे कहते हैं पेमेंट इन काइंड, जहां पे नॉन कैश पेमेंट किया गया है बट नॉन कैश पेमेंट है। आम देके, आम पेमेंट के बदले कुछ दे दिया गया कि चलो ये तू आम लेके जा। अब यही आदमी वो आम बाजार में खरीदने जाता तो उसको 2,000 से ज्यादा रुपया पड़ता, क्योंकि पेड़ में बहुत अच्छे खासे आम है। तो इसे कहते हैं पेमेंट इन काइंड। इसके बदले आप ये भी समझ लो कि मान लो कि ये आदमी एक गार्डनर होता, ये आदमी एक गार्डनर है और ये जो आदमी है वो एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। ये आदमी मान लो इसका एक गार्डन है, इसका एक बहुत अच्छा गार्डन है और ये एक गार्डनर है, लेकिन ये आदमी एक स्कूल टीचर भी है, ठीक है। ये आदमी बोलता है, ये एक टीचर भी है, पेन है इसके हाथ में। ये आदमी इसको बोलता है कि भाई मेरा गार्डन साफ कर दिया कर, एक काम कर, देख बारिश का मौसम आने वाला है, 3-4 महीने तक ना मेरा गार्डन साफ कर दिया कर। तो बोलता है सर 5,000 रुपया लगेगा। एंड यू आर लाइक 5,000 रुपये? नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा। और ये आदमी जानता है कि ये एक टीचर है, तो ही इज लाइक सर एक काम करो, मैं आपका गार्डन साफ कर दिया करूंगा,
आप ना मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो, उसके ना 9th के एग्जाम आने वाले, आप उसको पढ़ा दिया करो थोड़ा सा। आप एक काम करो, मुझे सिर्फ 3,000 रुपया देना, या एक काम करो आप मुझे सिर्फ 2,000 रुपया देना, आप मेरे बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ा दिया करो, वरना वो फेल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पेमेंट इन काइंड हुआ है कि आपने वो कैश में पेमेंट नहीं किया, बट कैश के इक्विवेलेंट कुछ नॉन कैश पेमेंट किया है। फ्री में उस आदमी ने काम नहीं किया आपका, आपने एक नॉन कैश पेमेंट किया है, पैसा नहीं दिया बट कुछ और देके, जैसे कि किसी तरीके की सर्विस देके या कोई पैसे के इक्विवेलेंट कोई सामान देके आपने पेमेंट किया है, एंड दैट इज नॉन कैश पेमेंट। तो ये था इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वैल्यू एडिशन। एक बात बताइए, आपके गार्डन में लकड़ी है या आपके पास पेड़ है, तो आप खुद पेड़ काट के बेड या फिर चेयर क्यों नहीं बना लेते? आप खुद चेयर क्यों नहीं बना लेते? आप चेयर बाजार से खरीदने क्यों जाते हो? तो यू विल बी लाइक, मुझे चेयर बनाना नहीं आता, ना मेरे पास इतना टाइम है, मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, और दूसरा ना मुझे इस काम में एफर्ट देना है क्योंकि मुझे ये काम करना पसंद ही नहीं है। आप सब कुछ नहीं करने लगते हो ना। आपके घर मैं आपके हाथ में कलर ला के दे दूं तो आप पेंटर बन जाओगे क्या? नहीं ना। तो आप बाजार में चेयर खरीदने इसलिए जाते हो क्योंकि देयर इज अ मैन जिसने उस चेयर में अपना स्किल, टाइम और एफर्ट डाला हुआ है। अपना स्किल, टाइम और एफर्ट डाल के एक लकड़ी जो उसने खरीदा, उसमें उसने अपना स्किल, टाइम और एफर्ट डाला, और उसके बाद उसने उसे चेयर बनाया, और अब वो उसे बेच सकता है। तो इसी को वैल्यू एडिशन कहते हैं, जब आप एक सामान में वैल्यू ऐड करते हो। एक आदमी जो पेंटर होता है वो एक कैनवास खरीदता है, वो एक खाली कैनवास खरीदता है, और उसके बाद आपको पता चलता है कि वो कैनवास करोड़ों के दाम में बिकता है क्योंकि उस आदमी ने उसमें कुछ पेंट किया होता है जो बहुत सुंदर होता है, और वो करोड़ों के दाम में बिकता है। उस कैनवास की, उस पेंटिंग के मुकाबले कितनी कम वैल्यू होती है, कितनी ज्यादा कम वैल्यू होती है, लेकिन वो पेंटिंग बहुत महंगी बिकती है। इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। जब एक आदमी अपना स्किल, टाइम और एफर्ट डाल के किसी काम को करता है, उसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। एंड नाउ कम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? सिंपली बताऊं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें इनकम जनरेट नहीं होता, जो काम इनकम या वेल्थ जनरेट नहीं होता, जो आप काम करते हो फीलिंग, भाव में आके। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर आपके लिए कुक करती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो भाव से, प्रेम भाव से आपके लिए करती है। आप अपनी दादी या बूढ़े दादी के लिए कुछ करते हो, वो प्रेम भाव से करते हो। आप अपनी जिंदगी में जो सारे काम करते हो, वो पैसों के लिए नहीं करते, वहां पे भाव इन्वॉल्व होते हैं, फीलिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, और उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सेवा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है। टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च में जो सेवा दी जाती है, जो लंगर लगाया जाता है, कम्युनिटी किचन लगाए जाते हैं, अमृतसर में लगाया जाता है ना वो गोल्डन टेम्पल में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ पे स्कूल, छोटे छोटे बच्चों को, सरकारी स्कूल या प्राइवेट जो भी स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें स्वच्छ भारत, देश को स्वच्छ रखने का लेसन दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें स्कूल और के बच्चों को बोला गया कि ये आपका सिविक सेंस है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रोड पे पड़े कचरे को साफ करोगे। तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी था, बट बच्चों को एक बहुत बड़ा मैनर, एक एटिकेट, एक सिविक सेंस, एक बहुत बड़ा लेसन देके गया है ये जो काम है। दूसरा आपका वन महोत्सव, अगेन ये स्कूल के बच्चों से करवाया गया। वन महोत्सव, लोगों से, बच्चों से पेड़ लगवाया गया कि ये प्लैनेट आपकी जिम्मेदारी है, देश की हरियाली आपकी जिम्मेदारी है, इस पे ग्रीनरी मेंटेन करना आपका जिम्मेदारी है। तो उनसे काम करवाया गया, उन्हें एक बहुत बड़ा लेसन देने के लिए। एंड दैट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर काम पैसों के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम फीलिंग और इमोशंस के लिए किया जाता है, एंड यू नो दैट वेरी वेल, और उसी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब हम समझेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस, हमारे आसपास। ये दोस्तों दूसरा चैप्टर है क्लास 6 मतलब इकोनॉमिक्स का, ये 14th चैप्टर है। इसमें हम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसे समझेंगे। बट लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी ही क्यों है, व्हाई वी नीड टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते क्यों है, जो हम पैसों के लिए काम करते हैं वो करते क्यों है। आप रियलाइज करोगे पैसा और पैसे के अराउंड एक सिस्टम, पैसे के अराउंड एक सिस्टम,
समाज में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। समाज के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, समाज के ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पैसा और पैसे के अराउंड एक सिस्टम बहुत जरूरी है, जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। द रूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। द लैक ऑफ इट, एक समाज में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता तो क्या होता है? मटेरियल डिस्ट्रेस। द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेंजर्स बोथ करंट प्रॉस्पेरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ। यानी कि अगर समाज में ऐसे काम नहीं हो रहे जहां से लोगों को पैसा मिले, तो उससे होगा क्या कि सिर्फ आज की प्रॉस्पेरिटी, समाज की आज की खुशहाली, देश की आज की खुशहाली सिर्फ दांव पे नहीं लग जाएगी, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ भी दांव पे लग जाएगा। सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें चाहिए प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपने सुना होगा क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी लाइफ के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। क्वालिटी लाइफ, एक आदमी गर्मी के दिन में, आपने कभी अगर देखा होगा, घर के बाहर लिटरली रोड पे सो रहा होता है, और एक आदमी अपने घर में 4 या 5 रूम के बेडरूम, 3 रूम के बेडरूम में एसी चला के, दिन रात एसी चला के सो रहा है। उसे दोनों के लाइफ में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों के लाइफ में फर्क है प्रॉस्पेरिटी का, खुशहाली का। और इसलिए ये आदमी जो काम करता है, इसके बदले से बहुत पैसा मिलता है, और ये आदमी जो काम कर रहा है शायद काम भी नहीं कर रहा, और इसलिए इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास एक रूम नहीं है जिसमें ये बेड लगा के सो सके। क्वालिटी लाइफ के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक आदमी एक घर में रहता है और वो घर गटर के बगल में है। लिटरली जब आपने अगर ट्रेन पे ट्रैवल किया हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घर प्लेटफॉर्म्स के, स्टेशन के पास रहते हैं। आपने सोचा है कैसे कोई लोग 24/7 ट्रेन की कट में जिंदगी बिताते हैं? बस इतना ही नहीं, उनके घर बहुत छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, घर के बाहर कचरे फेंके होते हैं, गटर के नाले होते हैं। लिटरली वहां से मच्छर आता है, वहां पे से मक्खी आते हैं, 25 तरीके की बीमारियां होती होगी। लेकिन एक आदमी एक सोसाइटी में रहता है, शहर के किसी बहुत अच्छे सोसाइटी में रहता है, जहाँ पे कचरा वाला आता है, जहाँ पे सब कुछ मेंटेन रखा जाता है, जहाँ पे ग्रीनरी है, और वो वहां पे एक फ्लैट में रहता है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये फर्क आता है पैसे से, और ये फर्क आता है काम से। आपके काम के बदले आपको कितना पैसा मिला। तो वही यहाँ पे समझाया गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे समाज में क्यों जरूरी है। प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोगों के पास मटेरियल डिस्ट्रेस, लोगों के पास सामान की कमी होगी, तंगी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होगा। कोई आदमी बहुत काम करेगा, उसको भी कुछ वही हासिल हो रहा है जो एक आदमी को हासिल हो रहा है जो कुछ नहीं कर रहा। कैसे प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल करेगी ऐसे समाज में? तो इसलिए हमारे समाज में इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी है। फर्स्ट, ताकि मटेरियल डिस्ट्रेस ना हो, ताकि प्रॉस्पेरिटी रहे। और सिर्फ आज की प्रॉस्पेरिटी नहीं, फ्यूचर ग्रोथ भी इस पे डिपेंड करता है। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। जब एक इकोनॉमी बहुत गतिशील होता है ना, वहां पे 75 तरीके के अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं। जब एक इकोनॉमी में पैसा होता है, एक गतिशील इकोनॉमी, एक अच्छा रनिंग इकोनॉमी, तो उसमें बहुत 75 तरीके के काम होते हैं। आपने रिसेंटली लाइफस्टाइल कोच के बारे में सुना है? लाइफस्टाइल कोच, ये कोच क्या करते हैं पता है? या फिर आपने सुना है एटिकेट कोच, जो आपको डाइनिंग एटिकेट सिखाते हैं। आप मान लो कल आपके पास बहुत पैसा आ गया और आप जाते हो फॉरेन, आप दुबई जाते हो, आप दुबई के शेख के साथ बैठ के खाते हो। आप वहां पे हाथ पे खाओगे थाली निकाल के? आपको वहां पे वैसे ही खाना पड़ेगा जैसे 75 वहां पे और 5 तरीके के लोग खा रहे हैं। वहां पे अलग अलग शहर से लोग आए और वहां पे एक मैनर, एक एटिकेट के साथ बिहेव किया जाता है। तो आप जाओगे डाइनिंग एटिकेट सिखाने वाला जो कोच होता है, लाइफस्टाइल कोच है किसी के पास, और आप उसको बोलोगे और वो आपको सिखाएगा, वो आपको सर्विस देगा। आप मुझे बताओ, एक गरीब देश में या फिर एक ऐसा देश जहां पे लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, वहां पे ऐसे कोच होंगे क्या? आपके पास पैसा आया तब तो जाके ऐसे जॉब आ रहे हैं, लाइफस्टाइल कोच। दूसरा, मैंने लिटरली रिसेंटली ये इंस्टाग्राम पे देखा था, पीपल आर रनिंग अपने क्लासेस। वो लोग क्लासेस ले रहे हैं। कैसे क्लासेस? वो पढ़ा रहे हैं, वो बता रहे लोगों को कि लिसन, आपके
बॉडी टाइप पे ये वाला कपड़ा अच्छा लगेगा। यस, देयर इज अ टीचर जो लोगों को ये सिखा रहा है कि आपका बॉडी टाइप पे ये वाला कपड़ा, वो मतलब औरत थी और बहुत सारी औरतों को वो सिखा रही है कि देयर आर पीपल जो इस बात से बहुत डिस्ट्रेस है कि यार मेरी बॉडी पे तो कोई कपड़ा ही अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं बहुत बदसूरत दिखती हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है। तो वो लिटरली पैसा दे रही है एक इंसान को कि मुझे कपड़ा पहनना सिखाओ, मुझे बताओ कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, मैं कैसे कपड़े पहनूं। और ये मैंने देखा, अगर लोगों के पास सच में ऐसा पैसा नहीं होता तो क्या लोग ऐसा कर रहे होते? और क्या ये आप आज से 50 साल पहले ये जॉब ऐसा जो मैंने अभी बताया एटिकेट टीचर या फिर ये लाइफस्टाइल कोच जैसी चीज आपकी इकोनॉमी में होती? नहीं होती। लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग अपने इनसिक्योरिटीज और अपने लाइफस्टाइल पे खर्च कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं फ्यूचर ग्रोथ। बस इतना ही नहीं, और 75 तरीके के काम, और जब समाज में पैसा आता है तो उससे और काम आते हैं और उससे और पैसा आता है, उससे प्रॉस्पेरिटी इंश्योर होती है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे फिर मॉनेटरी वैल्यू बताया गया है, कोई भी काम जिसे आप पैसे में तौलते हो, टर्म्स ऑफ मनी, जब आप उसे पैसे में तोलते हो, जब उसे पैसे में वैल्यू करते हो, उसे मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 सेक्टर में बटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एंड लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थ्री। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज होते हैं जिसमें डायरेक्टली जो करता होता है, ये जो काम करने वाला होता है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है नेचर पे या फिर नेचर के प्रोड्यूस पे। फॉर एग्जाम्पल, जो कोयले की खदान में जाके कोयला निकाल रहा है, वो जो माइनर है, वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जो आदमी मछली पालन अपने खेत में एक सिस्टम लगा के मछली पालन कर रहा है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। माइनिंग, ग्रीन हाउस फार्मिंग, रेजिंग लाइफ स्टॉक, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रकृति, नेचर पे या नेचर से मिले प्रोड्यूस पे, नेचर से मिले प्रोड्यूस पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और इसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एटसेट्रा। लेट मी टेल यू, ये सब एनसीईआरटी का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किए। मुझे जो एग्जाम्पल देने थे मैंने ऊपर के 2-3 स्लाइड्स में दिए, फिर इस स्लाइड में आपको जो एग्जाम्पल दिया इस वाले में कि क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी है, वो मेरे एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको समझाया। अदरवाइज आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। एक एक एग्जाम्पल मैंने इस हिसाब से डाला है सो दैट यू डोंट हैव टू वरी। आपको फालतू में क्लास 6 के इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए पीडीएफ जमा करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मैंने सारा एक एक एग्जाम्पल, ये पूरा पेज ही स्क्रीनशॉट है क्लास 6 एनसीईआरटी का, सो डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी से जो प्रोड्यूस पैदा हुआ है, प्राइमरी एक्टिविटी से जो प्रोड्यूस पैदा हुआ है, यानी कि जो नेचर से हमें प्रोड्यूस मिला है, सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं जो नेचर से हमें प्रोड्यूस मिला है, जब हम उसको वेरीफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उससे जो हम फाइनल गुड बनाते हैं, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आयरन ओर की माइनिंग कर ली, उसके बाद आपने अलग अलग मेटल बनाए, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। उसके बाद आप उसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में भेजते हो, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। आपने पेड़ से विस्कस, आपको शायद पता नहीं होगा, ये एक फाइबर है, ये एक आप विस्कस के कपड़े पहनते हो, आपका जो कपड़ा होता है उसका मटेरियल विस्कस होता है, तो आप वो एक पेड़ का एक्सट्रैक्ट है, मतलब प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपने विस्कस एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अब वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में जाके कपड़ा बनेगा। फिर आपने सिल्क एक्सट्रैक्ट कर लिया सिल्क वॉर्म से, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है कि आप सिल्क वॉर्म से सिल्क एक्सट्रैक्ट करते हो, लेकिन उस सिल्क से आप कपड़े बनाते हो, ये एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। फिर वही माइनिंग आप करते हो, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन उस माइनिंग प्रोडक्ट को जब आप फैक्ट्री में भेजते हो, उससे आप कार बनाते हो और बहुत सारी चीजें बनाते हो, उसे ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में भेजते हो, वो एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्शन साइट, ये सेकेंडरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी है। वाटर सप्लाई सेकेंडरी है। सोलर पावर सेकेंडरी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेकेंडरी है। हर चीज जो आपने माइनिंग करके जो ओर्स निकाले, जो वैल्यूएबल्स निकाले, उसके बाद आप उसे फैक्ट्री में भेज रहे हो और उसकी मदद से काम चल रहा है, उसे सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर वो होता है जो कि इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट देता है। मान लीजिए आपको कृषि करना है, मान लीजिए आपको मछली पालन करना है, और शायद आपके पास जमीन भी है, लेकिन मछली पालन सस्ता तो नहीं होता, उसमें बहुत पैसे लगते हैं, उसमें एक तरीके का सेटअप तैयार करना पड़ेगा आपको, उसमें पानी मीठा होना चाहिए,
आप ऐसी मछली पालन नहीं कर सकते, आपको एक तरीके का आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा ताकि मछली उसमें सरवाइव कर सके, तो उसमें पैसा जाता है। अब ये एक है किसान, अब ये क्या करेगा, अब ये बैंक जाएगा और बैंक से लोन लेगा, तो ये जो हो गया ये हो गया टर्शरी आपका, ये वाला जो काम हो गया ना ये टर्शरी हो गया। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए लोग जिस टर्शरी सेक्टर पे इन्वॉल्व होते हैं, आपके बड़े बड़े उद्योगपति फैक्ट्री खोल रहे हैं, ठीक है, वो फैक्ट्री खोल रहे हैं, मान लीजिए ये एक उद्योगपति है और ये आपके शहर में एक फैक्ट्री खोल रहा है, वो है माइनिंग की फैक्ट्री, मतलब कोयला खदान से वो कोयला निकाल रहा है, लेकिन वो अपने पॉकेट से नहीं देता। आपने न्यूज भी देखा होगा कि वो बैंक से लोन लेता है, करोड़ों करोड़ों रुपए के लोन, और उसे मिलता है। तो ये क्या है, ये टर्शरी सेक्टर है, तो ये टर्शरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो टर्शरी सेक्टर पे इन्वॉल्व होता है सपोर्ट के लिए, उसे टर्शरी सेक्टर कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस, दीज आर कॉल्ड सर्विस। और ये टर्शरी सेक्टर को पता है सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि अरे मैन्युफैक्चरिंग तो सेकेंडरी सेक्टर में होता है, नहीं, टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर। देखो टर्शरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपके रेस्टोरेंट, आपका जो शेफ है या आपका जो कुक है वो एक तरीके का सर्विस दे रहा है आपको। मान लो आप बहुत पैसा कमाते हो और आपने शेफ या कुक हायर कर रखा है, वो टर्शरी सेक्टर में आता है। आप जो बैंक जाते हो वहां पे जो आपको सर्विसेज मिलती है वो टर्शरी सेक्टर है। सर्विसेज एट एयरपोर्ट, रिटेल स्टोर में सामान खरीदने मॉल वॉल जाते हो या सब्जी की दुकान जाते हो बहुत बड़ा, तो वो टर्शरी सेक्टर है। किराने का दुकान जो होता है ना आपके सोसाइटी में, स्टोर्स होते हैं जो, वो टर्शरी सेक्टर में आता है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि ये सारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों एक दूसरे पे इन्वॉल्व है। प्राइमरी से रॉ मटेरियल निकाला जाता है, फिनिश गुड मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में किया जाता है, और ये जो टर्शरी सेक्टर है ये उसको बाद में पैसा देता है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग हो गया हो वो अगर आपको कहीं पे इंपोर्ट करना है। ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं एक्टिविटीज, एक देश से दूसरे देश या फिर एक शहर से दूसरे शहर, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है। ये क्या, ये टर्शरी सेक्टर है आपका। और टर्शरी सेक्टर हो गया, मान लीजिए ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं, चाहे वो एक देश से हो दूसरे देश या फिर चाहे एक शहर से दूसरे शहर हो, इसमें आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है, इसमें कुछ सर्विसेज इन्वॉल्व होती है। वो क्या है, वो टर्शरी सेक्टर है, और इसी को इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स कहते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।